क्या टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे दिमाग में आता है और आप में से अधिकतर लोग चाहते होंगे कि वो भी टाइम ट्रैवल कर सकें। हमने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा है टाइम ट्रैवल को करते हुए, बट क्या असल ज़िंदगी में भी हम ये सब कर सकते हैं? क्या वाकई हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? वेल, इसका जवाब है जी हाँ, हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू टाइम ट्रैवल थ्योरीज, हम टाइम में पीछे ट्रैवल नहीं कर सकते बल्कि आगे को ट्रैवल कर सकते हैं। हम अपने फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं पर अपने पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में किस तरह से हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समय का अस्तित्व भी ब्रह्मांड के शुरुआत के साथ ही आया था। अरिस्टो ने सबसे पहले समय के ऊपर अपने सिद्धांतों को रखा था। अरिस्टो के अनुसार यूनिवर्स में हर जगह टाइम एक समान ही है। उनके इस प्रिंसिपल के हिसाब से समय स्पीड में प्रभाव डाल सकता है, यानी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है बट टाइम नहीं। फिर 20वीं सदी के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने प्रिंसिपल्स को सबके सामने रखा था, जिसका नाम थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी रखा, और इस थ्योरी ने बड़े बड़े साइंटिस्ट को हिला दिया था। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के हिसाब से टाइम कांस्टेंट नहीं होता है और ये स्पीड में डिपेंड करता है। टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और टाइम भार पर निर्भर करता है। सादा मास वाली सेलेस्टियल बॉडी स्पेस टाइम को बेंड कर देती हैं, पर ऐसा क्यों होता है ये समझना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को पूरी तरह से मैथमेटिकली प्रूव किया था और ऐसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को कैलकुलेशन के थ्रू समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसी घटनाएं अपनी डेली लाइफ में नहीं देख पाते। लेकिन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रूव करके इसकी सच्चाई को देखा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताता है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारे यूनिवर्स की भी एक स्पीड लिमिट होती है और कोई भी चीज़ उस लिमिट से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकता, और वो लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट। अब इसका टाइम ट्रैवल से क्या रिलेशन है? वेल, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना फास्ट आप ट्रैवल करोगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। साइंटिस्ट ने इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए 2 एटॉमिक क्लॉक को लिया और उनका टाइम एग्जैक्टली सेम सेट कर दिया था, और एक क्लॉक को अर्थ पर ही रखा और दूसरी क्लॉक को एक प्लेन में रखा था जो बहुत देर तक आसमान में उड़ता रहा। और जब दोनों क्लॉकों को कंपेयर किया तो शॉकिंगली जो क्लॉक एरोप्लेन में था उस पर थोड़ा सा टाइम स्लो था। मैं बता दूं, एटॉमिक क्लॉक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम को मेजर करता है, उस पर कोई छोटा सा भी एरर नहीं होता है। और स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से जब हम स्पेस में बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब, तो उस वक्त हमारे लिए समय धीमा हो जाएगा। लेट्स सपोज अभी आपकी उम्र 15 साल है और आप स्पेस ट्रैवल पर निकले हो जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल कर रही है, और आप अर्थ में 5 साल बाद स्पेस में बढ़िया ट्रैवल करके आते हो, तो अभी आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स होगी, और वहीं आपके दोस्तों की उम्र 65 साल की हो जाएगी। क्यों होगा? बिकॉज इतनी तेज ट्रैवल करने से समय आपके लिए बहुत धीरे गुजरेगा। वहीं जो लोग दुनिया में होंगे उनके लिए आपके कंपेयर में समय थोड़ा सा तेज गुजरेगा। जहां आपको सिर्फ 5 साल ही हुए होंगे ट्रैवल किए हुए, वहीं इस दुनिया में हो जाएंगे कुल 50 साल। और जनरल रिलेटिविटी हमको एक और बात बताती है कि ग्रेविटी टाइम को मोड़ सकती है। लेट्स सपोज स्पेस टाइम एक चादर है और इसमें जितना भी भारी ऑब्जेक्ट आप रखोगे उतना ही गहरा गड्ढा बन जाएगा, और उस गड्ढे को ही हम ग्रेविटी बोलते हैं। इस गड्ढे के वजह से स्पेस टाइम भी बेंड हो जाती है। गड्ढा जितना ज्यादा गहरा होगा स्पेस टाइम को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा, और वहाँ टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाएगा, जैसे कि ब्लैक होल्स। पर अब सवाल है, हम स्पेस टाइम में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? वेल, वर्म होल्स इसका एक विकल्प बन सकता है। साल 1935 में नेथन रोजन के साथ आइंस्टाइन ने वर्म होल की एग्जिस्टेंस का सुझाव दिए थे, पर अभी तक हमने वर्म होल्स को नहीं देखा है। वर्म होल्स के बारे में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, जैसे हॉकिंस और कीप थ्रोन्स उनमें से एक है। आइए मान लेते हैं वर्म होल्स असली में होते हैं। साल 1980 के आखिर तक कीप थ्रोन्स ने बताया वर्म होल्स एक टाइम मशीन की तरह काम कर सकती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार वर्म होल्स एक ब्रिज के जैसे काम करेगा जो स्पेस टाइम के 2 छोरों को आपस में जोड़ देता है। यह एक शॉर्टकट की तरह काम करता है जो कई लाइट ईयर की डिस्टेंस को मिलाता है। अगर हम इन वर्म होल्स के 2 छोरों में से किसी एक छोर को लाइट के स्पीड की जितना ट्रैवल करा के उसी जगह पे वापस ला दिए तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाकर फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं और वहीं पॉइंट बी से पॉइंट ए में जाकर पास्ट में। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा, और साथ ही साथ पास्ट में ट्रैवल करने में हमें बहुत से पैराडॉक्सेस भी आएंगे, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स।
इस पैराडॉक्स के अनुसार जब आप पास्ट में ट्रैवल करेंगे और आपने अपने दादाजी को मार दिया, अगर आपने अपने दादाजी को मार लिया और आपके दादाजी मर गए तो आप इस दुनिया में कैसे आए। ऐसे ही बहुत से पैराडॉक्स होते हैं जो पास्ट में जाके होते हैं। आइए वापस आते हैं अपने टाइम डायलेशन पर। हम टाइम डायलेशन को अपने स्पेस स्टेशन पर भी देख सकते हैं, पर बहुत ही छोटे लेवल पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत तेजी से अर्थ के चक्कर लगा रही है, जिस वजह से पृथ्वी की तुलना में वहाँ समय कुछ नैनो सेकंड स्लो गुजरता है। यहाँ हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह रहे लोग असल में एक प्रकार का टाइम ट्रेवलिंग कर रहे हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम जीपीएस सैटेलाइट भी देख सकते हैं। स्मार्टफोन में मौजूद जीपीएस काम करता है क्योंकि स्पेस में मौजूद 24 सैटेलाइट दिन भर अर्थ का चक्कर लगा रही हैं और ये आपको आपकी लोकेशन से आपकी दूरी बताती हैं। हालांकि उसमें लगे एटॉमिक क्लॉक पृथ्वी की क्लॉक के कंपेयर में स्लो चलते हैं, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में वो 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जिस वजह से वहाँ धरती के कंपेयर में थोड़ा सा टाइम स्लो चलता है। सैटेलाइट में अर्थ के कंपेयर में 7.9 नैनोसेकंड टाइम स्लो चलता है। ये सुनने में बहुत कम है, बट इस छोटी सी चीज से आप लोग अपना लोकेशन खो सकते हो। इसी वजह से जीपीएस सैटेलाइट में लगे क्लॉक अपने आप को हर टाइम चेंज करते रहते हैं ताकि ये धरती के हिसाब से चल सकें। पर दिक्कत इन क्लॉक से नहीं है, ये धीरे चलें या तेज चलें, क्योंकि समय वास्तव में धीमा या तेज चल रहा होता है और इसका रीज़न है धरती का मास। आइंस्टाइन के हिसाब से ज़्यादा मास टाइम को मोड़ देता है और उसे धीमा कर देता है। ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा वो समय को उतना ही ज़्यादा भारी कर देगा और यही कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं हम टाइम ट्रेवल की उम्मीद कर सकते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में हमसे करीब 26 लाख लाइट ईयर्स दूर हमारे गैलेक्सी का सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। 40 लाख सूरजों के मास बराबर ये एक छोटा सा बिंदु में इतना ज्यादा ग्रेविटी है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इस ब्लैक होल के जितने ज्यादा क्लोज जाएंगे ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइप के जाइंट ब्लैक होल्स समय पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। ये टाइम को बहुत धीमा कर देते हैं, जिस वजह से ये एक टाइम मशीन का काम कर सकते हैं। इससे हम समय में पीछे नहीं जा सकते, पर हम इससे फ्यूचर में जा सकते हैं। अब एक ब्लैक होल कैसे एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा, आइए जानते हैं। मान लीजिए हम किसी स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल के अंदर भेजते हैं और वो स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के अंदर जाके बाहर आने में पूरी तरह से सक्षम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि उस स्पेसक्राफ्ट ने टाइम ट्रेवल किया होगा, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस कारण उसके अंदर समय बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे गुजरता है। अब अगर कोई स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के अंदर जाएगा तो उसके लिए समय बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे गुजर रहा होगा और वहीं बाहरी यूनिवर्स में समय अपनी रफ्तार में चल रहा होगा। तो जब वो स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के अंदर से बाहर आएगा तो उसके लिए समय बहुत ज़्यादा आगे जा चुका होगा। इस तरह से हम ब्लैक होल के अंदर जाके टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये करना भी सिर्फ थ्योरियों में मुमकिन है, रियल लाइफ में ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसके अंदर कोई भी स्पेसक्राफ्ट गया तो वो कभी बाहर ही नहीं आ सकता है। स्पेसक्राफ्ट तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, लाइट के पार्टिकल्स भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसकी ग्रेविटी ही इतनी ज़्यादा होती है। लाइट जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है, अगर वो भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती तो हमारे स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल के अंदर से बाहर आने के लिए लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी थी, पर ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ हो सकें और ब्लैक होल के अंदर जाके बाहर आ सकें। पर किस्मत से हमारे पास टाइम ट्रैवल करने का एक और ऑप्शन है जो पूरी तरह से संभव है। इस टाइम मशीन को बनाने के लिए हमें बस तेज सफ़र करना होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज। पर जैसा मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था, हमारे प्रकृति के भी कुछ नियम हैं। हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो तेज़ स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है। और अब आप मानो या ना मानो, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के नियर बाई भी ट्रैवल करें तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कल्पना करना पड़ेगा एक ट्रेन का, एक ऐसी ट्रेन का जो दुनिया के चक्कर लगाने वाली है, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से।
अब जैसे ही ट्रेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करने लगेगी तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए समय धरती के समय के मुकाबले बहुत ही धीमा हो जाएगा। अब ट्रेन के अंदर सब कुछ स्लो मोशन में चलेगा। ये ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल ही होगा, बट जो लोग बाहर होंगे वो इन लोगों को स्लो मोशन में ट्रैवल करते हुए देख सकेंगे। पर इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे फास्टेस्ट चीज़ अपोलो 10 है, जो कि 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पर टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें इससे 2000 गुना ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करना होगा। पर भले ही अभी हमें यह पॉसिबल ना लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में अगर प्रजाति युद्ध के बाद जिंदा बच जाती है तो हम विज्ञान के ज़रिए समय यात्रा कर सकते हैं। समय के बीतने के साथ साथ हम और एडवांस बनते जा रहे हैं। यूनिवर्स को हम हर दिन और गहराई से समझ रहे हैं और कभी ना कभी हम अपने टाइम ट्रैवल के सपने को भी सच कर ही लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और दिन। अभी के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।